नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। सत्ता के आंदोलन का जिक्र इसलिए क्योंकि दो धुरंधर सत्ता के लिए नहीं बल्कि आंदोलन के जरिए सियासत में विकल्प खोजने निकले और इन सब के बीच दो धाराएं, दोनों आमने सामने। ये कौन से हालात हैं जिसमें आंदोलन राजनीति की बिसात पर प्यादा बनकर हर वक्त खड़े हो जाते हैं। हर वक्त का मतलब जेपी आंदोलन से भी जिक्र हो रहा है और इस वक्त अन्ना आंदोलन के दो धुरंधर आमने सामने दिल्ली में, नई दिल्ली में क्या खड़े होंगे। चंद मिनट बाकी हैं या कहें चंद घंटे बाकी हैं, कल ऐलान हो ही जाएगा कौन आमने सामने। लेकिन इन सब के बीच कई उलझे सवाल इस दौर में छूटते चले गए कि जिन बातों का जिक्र होता था कभी, उन बातों का जिक्र होगा कैसे। तो आइए शुरुआत कर रहे हैं दरअसल उस दौर के नए आंदोलन से निकली अब एक नई राजनेता का पहले इंटरव्यू से, जो कि बीजेपी में शामिल हो गई है। बीजेपी के मंच से ऐलान किया है कि सब कुछ दिल्ली के लिए तिरोहित, यानी दिल्ली के लिए समर्पण। इस समर्पण के साथ मोदी मिशन का जिक्र किया गया है और मोदी मिशन के साथ इस बात का जिक्र किया गया है कि दिल्ली को संभालने सहेजने के लिए बीते 30-40 बरस तक जो भी समझा बूझा उसे अब दिल्ली के लिए लगा दिया जाएगा। तो बीजेपी की नेता किरण बेदी का क्या कहना है, यह सुनने से पहले दो बात और समझ लीजिए, क्योंकि दिल्ली के कद्दावर नेताओं की एक लंबी फौज बीजेपी में जो मानती रही कि शायद सीएम बनेंगे। आने वाले वक्त में सबसे अनुकूल माहौल इसी वक्त का है जब बीजेपी को लग रहा है कि वो जीत सकती है। लेकिन सब दरकिनार, और आइए अब सुनते हैं कि क्या है दिल्ली के बारे में किरण बेदी का कहना। पहला इंटरव्यू। कभी अन्ना के आंदोलन में सहयोगी रही किरण बेदी ने आज बीजेपी ज्वाइन की है। किरण जी, आपने कहा था जब ज्वाइन कर रही थी यहाँ बीजेपी की, नरेंद्र मोदी से इंस्पायर होकर आपने बीजेपी ज्वाइन की है। क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली में बीजेपी सरकार बनाएगी? जरूर बनाएगी। दिल्ली को चाहिए क्या? दिल्ली को चाहिए स्थिर सरकार, अच्छी सरकार, स्वच्छ सरकार, सेंसिटिव सरकार, जो सभी के लिए हो, सबके के लिए हो, जो जरूरतमंद हो उसके लिए पहले हो। तो क्या चाहिए? अच्छा प्रशासन चाहिए, क्योंकि वो अच्छी गवर्नेंस से आएगा। जब अच्छी गवर्नेंस होगी वो सबके लिए होगी, वो कुछ लोगों के लिए नहीं होगी, सबके लिए होगी। और आज दिल्ली चाह रही है शांति, कोलैबोरेशन, कोऑपरेशन, नॉट कन्फ्रंटेशन, और एक इन अलाइनमेंट, क्योंकि दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट पर बहुत निर्भर करती है। दिल्ली पुलिस का बजट सारा सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है, लैंड सारी आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट में है, और आपकी उतनी जनरेट नहीं करती जितनी दिल्ली खर्चती है। दिल्ली एक एक्सपेंसिव सिटी है, तो उसकी जो फंड्स है, अगर आप कन्फ्रंटेशन में रहेंगे दिल्लीइट सफर करेंगे, लेकिन अगर आप कोलैबोरेशन से काम करेंगे दिल्लीइट को बहुत बेनिफिट मिलेगा। और वर्ल्ड क्लास, आज आपने अगर यमुना साफ करनी है, सारा पैसा आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से आना है। सो दिल्ली वाले समझते हैं दिल्लीइट्स अगर स्टेबल, स्थिर, शांति प्रिय, प्रोग्रेसिव, सेंसिटिव, अगर और अच्छा प्रशासन चाहती है तो वो स्थिरता बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए क्लियर मेजॉरिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि हम लोग निर्भर करें, फैसला करो, कुछ और करो। स्थिर और बिल्कुल डिसाइसिव गवर्नमेंट जब होगी, और होगी ईमानदार, होगी सेंसिटिव, तो मैं समझती हूँ दिल्ली। आपने महिलाओं के लिए बहुत काम किया है, क्या आपको लगता है कि महिलाओं के लिए जो प्रधानमंत्री सोचते हैं और आपकी सोच एक जैसी है? बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। मेरी आज प्रधानमंत्री जी के साथ जो बातचीत हुई है बिल्कुल ऐसी है। वो तो बहुत एंथुसियास्टिक है, वो तो बहुत कीन है कि दिल्ली वर्ल्ड क्लास सिटी बने। तो हम क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी की पूरी मदद लें इसको वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए। टाइम लगेगा, ये कल नहीं बन जाएगी, एक महीने में नहीं बनेगी, क्योंकि जो बिगड़ा हुआ है सब ठीक होगा, और जो बना हुआ है उसको और आगे बनाएं, जो बना हुआ है उसको आगे बनाएं, जो बिगड़ा हुआ उसको सुधारें। तो मैं समझती हूँ इसके लिए प्रधानमंत्री जी की विजन इसके साथ जुड़ी हुई है। अरविंद केजरीवाल हैं, ये शब्द प्राइम मिनिस्टर के हैं कि दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाना है। मैम, अरविंद केजरीवाल हैं, आपके पुराने सहयोगी रहे, उन्होंने अपनी नई पार्टी बना ली है। क्या ये माना जाए कि आप अरविंद केजरीवाल के विरोध में बीजेपी में शामिल हुई हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ? मुझे ऐसे प्रश्न, देखिए मैं अभी आज मेरे कुछ घंटे हैं इसमें, मैं अब बहुत कुछ समझना है और सीखना है, तो मुझे थोड़ा समय दीजिए। पार्टी प्रेसिडेंट है अमित शाह, उन्होंने कहा कि आप चुनाव लड़ेंगी। आपने डिसाइड किया कि आप कौन सी सीट से लड़ेंगी? नई दिल्ली, होश खास, मालवीय नगर, ऐसी कौन सी सीट? क्योंकि किरण बेदी को दिल्ली जो है करेन बेदी के नाम से ज्यादा जानती है। लेट उनकी फैसला आने दो। आई डू नॉट नो, कुछ डिस्कशन जरूर हुई है, लेकिन लेट द फाइनल डिसीजन बी टेकन बाय द पार्टी। आपको मुख्यमंत्री पद का दावेदार माने हम बीजेपी के अंदर? वो आपने अमित शाह जी से पूछ लिया ना, वो प्रश्न उन्होंने जवाब दे दिया, वही जवाब ठीक है।
अरविंद केजरीवाल पिछली बार और पूछे, आप 5 प्रश्न पूछ चुके। अच्छा, अरविंद केजरीवाल ने कहा है, मैम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं दिल्ली के सतीश उपाध्याय, उनकी बिजली कंपनियों के साथ जो है मिलीभगत है, उनके पास कई सबूत है। तो आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल जिस तरीके के आरोप दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष पे लगा रहे हैं, उसका क्या कड़ा जवाब आपकी तरफ से आए? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं कहना। मैं इस वक्त मिठास की बात कर रही हूँ, प्रगति की बात कर रही हूँ, कोलैबोरेशन की बात कर रही हूँ, प्रोग्रेस की बात कर रही हूँ, विजन की बात कर रही हूँ, प्रशासन की बात कर रही हूँ। अरविंद केजरीवाल के लिए आपका कोई संदेश? नाउ दैट्स इट, थैंक यू सो मच, आई होप आई हैव डन द जस्टिस टू यू, थैंक यू, आई एम सो ग्लैड यू सेड। ये थी किरण बेदी, जिनका कहना है कि जो प्रधानमंत्री की सोच है वो प्रोग्रेसिव है और उनकी भी सोच प्रोग्रेसिव है। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। बेहद सकारात्मक दिल्ली के मद्देनजर, लेकिन बेहद सकारात्मक के एक वक्त देश के सिस्टम को लेकर और उस आंदोलन के दौर में अगर हम आपको चंद तस्वीरों को पहले दिखला दें, क्योंकि कहां से किस रूप में किरण बेदी की ये यात्रा आंदोलन से शुरू होती है और अब सत्ता के आंदोलन की दृष्टि से आ रही है, ये वो आंदोलन का चेहरा है। ये वो दौर था जिस वक्त आंदोलन की शुरुआत हुई थी और सियासत इस दौर में राजा बन चुकी है, वो सेवक नहीं रही है। ये आवाज उठा करती थी जंतर मंतर से लेकर रामलीला मैदान तक के बीच में। और इस आंदोलन का ये असर है कि इसके बाद चुने हुए तमाम नुमाइंदे सेवक शब्द का इस्तेमाल करने लगे। प्रधानमंत्री मोदी को भी कहना पड़ा, मैं प्रधान सेवक हूँ। लेकिन एक सवाल अनसुलझा रह गया कि जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ और जन लोकपाल के सवाल के तहत इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी, वो अब सत्ता के आंदोलन तक पहुंचते पहुंचते वो शब्द ही गायब हो गया और उस दौर में जो मुद्दे थे वो मुद्दे ही हाशिए पर चले गए। शायद इसलिए क्या ये कहा जा सकता है कि अब के दौर में जो सत्ता को लेकर आंदोलन है वो सिवाय सीएम की कुर्सी से आगे जाता नहीं है। और ये स्थिति दोनों तरफ है। अरविंद केजरीवाल भी लोकपाल भूल चुके हैं। मैनिफेस्टो में जिक्र लोकपाल का होता नहीं है, प्रचार करने निकलते हैं तब लोकपाल का जिक्र नहीं होता है। और आज भी न जन लोकपाल का जिक्र न लोकपाल का जिक्र। सीधे तौर पर बीजेपी के साथ किरण बेदी जुड़ी है और किरण बेदी इस आशय जुड़ी है कि दरअसल यहाँ पर बहुमत के साथ एक सरकार आनी चाहिए और दिल्ली जो डरी सहमी बिखरी हुई है उसे एक साथ एकजुटता के साथ खड़े करना चाहिए। सकारात्मक सोच का अंदाज इन 1-2 बरस में बिल्कुल बदल गया है, या कहें पूरी तरह बदल गया है। 2012 तक की एक स्थिति थी जब दोनों साथ थे, पार्टी बनाने का ऐलान अरविंद केजरीवाल करते हैं और इन सब के बीच कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में राजनीतिक तौर पर खुद को किरण बेदी अपने साथ खड़ा नहीं मानती है, वो विरोध करती है और अलग थलग खड़ी हो जाती है। लेकिन अब कौन से हालात आ गए जिसमें राजनीति में साथ ही नहीं बल्कि पुराने सहयोगी के सामने खड़े होने की स्थिति ले आई है। हमारे साथ तमाम जो अलग अलग पार्टियों के नुमाइंदे वो जुड़ेंगे, लेकिन स्टूडियो में सर नसीब सिंह जी हैं। नसीब सिंह जी, बीजेपी में चली गई, आम आदमी पार्टी की साथ तो कभी नहीं थी लेकिन आंदोलन के वक्त साथ थी। कांग्रेस के भीतर इसको लेकर इस पूरे आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में कैसे आप देख रहे हैं? क्या ये आंदोलन का खत्म होना है, सियासत का एक नया नजारा है, या सियासत के भीतर इतने दाग हैं कि चलो आंदोलन से निकले हुए कुछ चेहरों को ही ले आइए, वही को ढाल बना लीजिए? देखिए, बहुत सारी बातें आपने अपने आप से कही हैं कि सत्ता का एक मोह है और उस सत्ता का मोह आज किरण बेदी जी को भी वहां उस आंदोलन से हटकर जो लोग उस आंदोलन में शरीक हुए उस आंदोलन से निकलकर सत्ता के गलियारों में आ गए हैं। और वो सत्ता के गलियारे उनको अभी आने वाला समय दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी का कि कम से कम सत्ता मिलेगी और उस सत्ता में रहते हुए आने वाले समय में उनका समय पास होगा। अगर आंदोलन का मोह था तो आंदोलन के साथ खड़े होते। आज सबसे पहली बात अगर इन्होंने करनी थी तो उस लोकपाल बिल के साथ ही जुड़कर करनी थी कि हम पहले लोकपाल बिल लाएंगे, जो भ्रष्टाचार है इस देश में उसको निकालने के लिए, उसकी आवाज उठाने के लिए मैं राजनीति में आई हूं। हम नसीब सिंह जी यहां जरा रोके। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि आंदोलन के दौर को उस वक्त कांग्रेस सत्ता में थी केंद्र में और दिल्ली में, कैसे देख रही थी? लेकिन दूसरा सवाल बीजेपी का भी है, बीजेपी उसे कैसे देख रही थी? उस वक्त क्या कहा करते थे बीजेपी के नेता और जो पूरे आंदोलन को खारिज कर रहे थे उसमें एक विजय गोयल भी थे। और विजय गोयल आज क्या कह रहे हैं
ये सुनिए जरा। एक बड़ा अंतर है नसीब सिंह जी, हम जरा कांग्रेस को इसको फिर दोबारा चाहते हैं। कांग्रेस की ही सरकार थी उस समय, मनमोहन सरकार थी, शीला दीक्षित सरकार थी, और आंदोलन को लेकर कोई अच्छा नजरिया था नहीं, दबाया जा रहा था, कुचला जा रहा था, जो भी स्थिति खैर बन रही थी। लेकिन आप लोगों ने कभी सोचा था कि यह स्थिति आ जाएगी कि बीजेपी के साथ खड़े हो जाएंगे ये लोग? मिली भगत तो पहले से थी, फ्रंट पे कुछ और लोग थे, लेकिन सत्ता के लालच में केजरीवाल भी बदल गए और किरण बेदी भी बदल गई। आज भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरह से बोल रहे हैं, क्योंकि उनका ग्राफ गिर रहा था, अभी कैंट का जो चुनाव हुआ जी, उसमें जो बीजेपी का ग्राफ नीचे गिरा जी, और कांग्रेस का ग्राफ 29% आ गया और आप पार्टी का 24 में चला गया, तो दिल्ली में जो हालात बदल रहे हैं, उन हालातों को देखते हुए आज दोबारा से भारतीय जनता पार्टी में एक बौखलाहट है कि क्या किया जाए, ऐसे कौन से नेताओं को ज्वाइन किया जाए। कमजोरी है वो ठीक है, लेकिन हम बाबा रामदेव साथ खड़ा हुआ करते थे आंदोलन के वक्त में, और कई बार मंच पर भी आए। हमने इंतजार की, थोड़ा सा वक्त मोदी जी को दीजिए। 2000 करोड़ के करीब पहुंच गया, तो इस पे आप क्या कहेंगे? अगली जो ये टर्नओवर आगे और बढ़े, इस पे आप देखिए विदेशी कंपनियां, चाहे वो हिंदुस्तान यूनिलीवर है, चाहे जॉनसन एंड जॉनसन है, कोका कोला है, पेप्सी है, किसी भी कंपनी ने यहां से पैसा कमाने के सिवा देश की सेवा के लिए कोई बड़ा काम नहीं किया। पतंजलि योगपीठ और पतंजलि आयुर्वेद का कार्य पर्सनल वेल्थ क्रिएट करना नहीं, प्रॉस्पेरिटी बढ़ाना नहीं, स्वयं। कई इस आंदोलन के दौर में जो बिखराव आया, उसमें यह भी कहा जा सकता है कि बाबा रामदेव भी निकले। बाबा रामदेव की पूरी रैली को कांग्रेस ने ध्वस्त किया था, वो एक बड़ा अंतर रहा। जिस तरीके से पूरे देश में माहौल बीजेपी के पक्ष बना, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। हम दूसरे हिस्सों में जाएं, एक सवाल यहां पर बड़ा महत्वपूर्ण है, क्या दिल्ली के चुनाव के भीतर एक तरफ केजरीवाल हैं, दूसरी तरफ किरण बेदी, अगर ये चेहरा आ गया है तो क्या ये माना जाए कि दरअसल ये उसी आंदोलन को नए तरीके से सियासी तौर पर और सीएम बनने के लिए एक नई लड़ाई के तौर पर देखा जाएगा, या ये मान लिया जाएगा कि दरअसल दिल्ली जैसी जगह में आंदोलन कोई मायने रखता नहीं था और वो फालतू बात थी? देखिए, जो विश्लेषण आपसे अच्छा विश्लेषण तो कोई कर नहीं सकता है, और ये विश्लेषण आपने अपने आप से ही किया है कि ये सत्ता की लड़ाई है। ये वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने की बात जो आज कर रही हैं, ये पुलिस ऑफिसर रही है इस दिल्ली में, इन्होंने पुलिस ऑफिसर रहते हुए दिल्ली पुलिस में क्या सुधार किए थे? क्या ये सुधार कर सकती थी? ये अब क्या राजनीति में आने के लिए सुधार करेंगी? रिटायरमेंट के बाद इनकी क्या सोच रहेगी? जब दिल्ली पुलिस में रह के आज दिल्ली पुलिस के बारे में, भ्रष्टाचार के बारे में जिस तरह की बातें ये कर रहे हैं, और की इन्होंने तिहाड़ जेल में सुधार किया था, इन्होंने तिहाड़ जेल में सुधार किया था, लेकिन दिल्ली पुलिस में भी तो रही थी। हाँ, एक बात जरूर की थी इन्होंने कि दिल्ली के वकीलों पे लाठियां खूब भांजी थी इन्होंने, और उन लाठियों के भांजने के बाद जो दिल्ली में एक आंदोलन शुरू किया था वकीलों ने, आज वकीलों को वो दिन जरूर याद आएगा जब भारतीय जनता पार्टी ने इनको लीडर, बहुत सारे वकील तो बीजेपी में भी है। हाँ, वो अब आप सामने आएंगे धीरे धीरे, ये सारे मामले अब सामने आएंगे, पता लगेगा कि दिल्ली के हालातों में भारतीय जनता पार्टी का जो नेताओं का दिवालियापन अब सामने आ रहा है। जहां नेता ढूंढने की बात चली थी, एक उस पुलिस अफसर को जो दिल्ली में कभी उसने कोई बहुत बड़े काम नहीं किए, दिल्ली पुलिस के रिफॉर्म्स के लिए कोई काम नहीं हुआ। उन्होंने बड़ा बढ़िया जिक्र कर दिया कि मैं पद के लिए नहीं हूं। जब उनसे पूछा गया मुख्यमंत्री के लिए मसला है कि आप सीएम के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। हम ब्रेक के बाद लौटेंगे, ये बताते हुए लौटेंगे कि दरअसल दिल्ली के पुलिस कमिश्नर वो होना चाहती थी और नहीं हुई थी, तो उसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था और उसके बाद दूसरे कामों में जुट गई, जिसका जिक्र भी हुआ। और आज उन्होंने कहा मैं दिल्ली में सीएम पद के लिए यहाँ, और उससे पहले आईपीएस अफसर, अपनी पहचान बनाई। लेकिन इन सब के बीच जब अन्ना के आंदोलन से जुड़ी और उसके बाद ये सवाल जब किरण बेदी से पूछा जाता था राजनीति में आएंगी, वो सीधे हाथ दिखा देती थी कि संभव नहीं है। लेकिन आज जब राजनीति में आई है तो देखिए उनके खुद पति क्या कह रहे हैं। अच्छा, वो एक मैच्योर्ड लेडी हैं, बड़ी हार्ड वर्किंग लेडी हैं, ऑनेस्ट लेडी हैं, वो अपना काम एंजॉय करती हैं। उनकी 40 साल का एक्सपीरियंस है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है, और जब भी उन्होंने काम किया खुद अच्छे से किया और खुद उसको मजा लेके किया। अगर पॉलिटिक्स में हम रोज कहते हैं कि अच्छे लोग आगे आएं, तो आज उन्होंने ज्वाइन कर लिया तो देश के लिए अच्छा ही है।
और अगर वो बन जाते हैं, सीएम बन जाते हैं, अभी तो दूर की बात है, तो एक एग्जाम्पल मेरे ख्याल में जो प्रशासनिक ढांचे में एक चेंज लाएंगे, एक एग्जाम्पल सेट करेंगे इंडिया में, ऐसे भी काम किया जा सकता है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी, उसकी क्या प्रतिक्रिया है? आज जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली तो इससे हम सारे लोगों को आश्चर्य हुआ, लेकिन उनकी अपनी सोच है, उनकी अपनी विचारधारा है, उनकी अपनी स्वतंत्रता है, वो उस पार्टी में गई है, उनको शुभकामनाएं। वो ये जरूर स्पष्ट है कि जिन आंदोलन के साथियों ने इस बात का विरोध किया कि राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल नहीं होना चाहिए, आज वो सारे लोग उन्हीं राजनीतिक प्रक्रियाओं में शामिल हो रहे हैं। नसीब सिंह जी, कल तक तो लग रहा था बीजेपी और आम आदमी पार्टी की टक्कर दिल्ली में हो रही है, अब तो और दूसरा मसला हो गया। अब लग रहा है केजरीवाल और किरण बेदी की टक्कर हो रही है, दिल्ली चुनाव इसीलिए हो रहा है। देखिए, पहले भी पिछले चुनाव में जिस तरह से आम आदमी पार्टी को नहीं आंका गया था, उसी तरह से आज कांग्रेस को आंकने की कोशिश नहीं हो रही है। जो डेवलपमेंट पिछले 15 सालों में हुआ है और जिस तरह की बातें अभी इंटरव्यू में बताई गई कि किरण बेदी जी को 40 साल का एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस में ये भी है कि उन्होंने एक एनजीओ से बिजनेस क्लास का टिकट लिया और जो एक अवॉर्डी को इंडियन एयरलाइंस का जो कंसेशनल रेट का टिकट मिलता है, अपने ही किसी ट्रेवल एजेंट से उन्होंने जिस तरह से उस पैसे का इस्तेमाल किया, ये कच्चा चिट्ठा आया था, ये कच्चा चिट्ठा आया था। इस तरह के लोगों को अगर प्रशासनिक माहिरता दिखाने की बात की जा सकती है, मैं समझता हूं ब्यूरोक्रेट्स में ये माहिरता होती है, लेकिन करते कुछ है। अब तो पॉलिटिकल मसला हो गया, जीत के लिए कुछ भी करेगा, अब कांग्रेस कहां कुछ कर पाती है। वो एक किस्सा भी एक और किस्सा भी आया था कि नॉर्थ ईस्ट में पोस्टिंग थी, तो एक नॉर्थ ईस्ट की सीट को उन्होंने अपनी लड़की के एडमिशन के लिए ऑल इंडिया मेडिकल कॉलेज में उसको रिजर्वेशन में नसीब सिंह जी, हमें लगता है किया था। अब कांग्रेस को जो है वो कच्चे चिट्ठे सामने लेकर आना उनके लिए अच्छा आसान हो गया आपके लिए कि अब आप कच्चे चिट्ठे सामने भी लेकर आएंगे। ये बात अब धीरे धीरे चीजें आएंगी सामने, जब तक कोई नहीं आता है। ये राजनीति ऐसी बला है कि इसमें सारे कच्चे चिट्ठे आए और आएंगे, क्योंकि ये जो बीजेपी ज्वाइन की है, ये बीजेपी की विचारधारा की वजह से नहीं की, ये सिर्फ सत्ता में आज बीजेपी को अपनी कमजोरियों का एहसास हो रहा है और उन्हें लग रहा है कि इस आंदोलन की टक्कर कोई आंदोलन का नेता ही दे सकता है। तो ये तुरुप का पत्ता एक मास्टर स्ट्रोक है, या आने वाले वक्त में इस बात के संकेत दे रहा है कि परसिंह जी क्या होगा, दो खेल हो गए। एक खेल होगा कि किरण बेदी को आगे लाइए और किरण बेदी अगर जीत जाती है तो मास्टर स्ट्रोक हो जाएगा, हार जाती है तो मोदी चुनाव नहीं हारे, किरण बेदी चुनाव हार गई। ये सारा का सारा मसला है और इससे ज्यादा छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। और ये वाकई एक ऐसी स्थिति है जिसमें दिल्ली का चुनाव क्या केजरीवाल और किरण बेदी के आमने सामने की स्थिति नहीं आ सकती।